नमस्कार साथियों, मैं मनीष मिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 की हाई स्टोरी। हम लोग पढ़ रहे थे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक। हम पढ़ रहे थे हिटलर के बारे में। हम पढ़ रहे हैं अध्याय 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। उसके लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों को क्या पढ़ना है तो आइए जानते हैं। आज से हमारा कहीं ना कहीं जो चैप्टर का नाम था उस चैप्टर के नाम हिटलर का उदय, वहां से आज शुरुआत हो जाएगी कि हिटलर का उदय कैसे हुआ, हिटलर के प्रति लोगों का कितना भारी जन समर्थन लोगों का मिलता है वो देखने की बात है। फिर ये जो लोग इसे जन समर्थन, जो जनता इसे समर्थन करती है और जो जनता एक उम्मीद करती है कि एक बेहतरीन लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक अच्छा देश बनाने की बात होगी, उसी लोकतंत्र को ये ध्वस्त कर देगा, कम्युनिस्टों का बर्बर दमन करेगा। ठीक है, और फिर पूर्ण निर्माण क्या होता है, ये सारे आज के हमारे मेजर टॉपिक्स है। इन्हीं के बारे में आज हम लोगों को पढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। देखिए, हिटलर का उदय समझने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक जाना क्या है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा क्या है। हम ये बात जानकर क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध जब होता है मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों में, तो मित्र राष्ट्र जीत जाता है। और जब मित्र राष्ट्र और केंद्रीय शक्तियों में युद्ध होता है तो जर्मनी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं वो कैसर विलियम सेकंड कर रहे होते हैं, कैसर विलियम सेकंड कर रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, जर्मनी युद्ध हार गया। अब युद्ध हारने के बाद क्या होता है कि वहां पर वाइमर गणराज्य की स्थापना हो जाती है। वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है और 1919 में 28 जून 1919 को वर्साय में एक संधि होती है, एक ट्रीटी होती है। उस वर्साय की संधि में जर्मनी को पूर्ण रूप से अपंग बना दिया जाता है। बहुत बुरी स्थिति जर्मनी की कर दी जाती है। इसलिए फिर जो जर्मनी की जनता होती है वो वाइमर गणराज्य के विपक्ष में हो जाती है। वाइमर गणराज्य के समर्थकों को नवंबर के अपराधी क्या करके भी वो पुकारती है। तो वाइमर गणराज्य की बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। उनके पास जो उन्होंने कर्जा लिया था दुनिया से, वो कर्जा चुकाने की भी स्थिति नहीं होती है। और फिर अमेरिका एक डॉज योजना लेकर के आता है और डॉज योजना से उनकी स्थिति सुधारता है। और फिर 1929 में पूरी दुनिया में क्या है, मंदी आती है और मंदी में जर्मनी की और भी कमर टूट जाती है। और यह जब कमर टूटती है जर्मनी की, तभी हिटलर को मौका मिल जाता है कि वो क्या है, अपने आप का जो वर्चस्व है वो बढ़ा सके। जब बुरी स्थितियां होती है ना, बुरी स्थितियों में आकर के ही कोई इंसान क्या है, एक मसीहा बन सकता है, एक बड़े ख्वाब, बड़े सपने लोगों को दिखा सकता है। देखो कि ना तो तुम लोगों को क्या है राजा संभाल पाया, ना तो राजतंत्र अच्छा था, और जिस लोकतंत्र की वाइमर गणराज्य की तुम तरफदारी कर रहे थे, ना वो लोकतंत्र अच्छा था। तो ना राजतंत्र अच्छा, ना लोकतंत्र अच्छा, पर अब तुम्हें बेहतरीन भविष्य कौन देगा? हिटलर बाबा देंगे। हिटलर तुम्हें बेहतरीन भविष्य देगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, हिटलर का उदय होगा। तो आइए जानते हैं हिटलर के उदय के बारे में। और जब भी हम किसी महापुरुष के बारे में पढ़ते हैं, वैसे मैं ज्यादा हिटलर, देखिए हिटलर की कुछ अच्छा ये है कि अनुशासित पर्सन है, एक डिसिप्लिन इंसान था, ये बहुत अच्छी बात है। पर जो इसने काम करे ना, सच में मैं उनसे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूँ, बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हूँ। और ऐसे इंसान सच में दुनिया में होने भी नहीं चाहिए, जो बेवजह सिर्फ और सिर्फ एक अपनी इच्छाओं के लिए क्या है, हजारों लाखों लोगों को मार दे। ओके, पर इनके बारे में हम बेसिक से पहला थोड़ा इसका जो इंट्रोडक्शन होता है कि कहाँ जन्म हुआ, कौन थे, क्या नहीं थे, वो जान लेते हैं। 1889 में, कब? 1889 में। तो अब है ना, इनका डेट ऑफ बर्थ भी लिख लीजिएगा, 20 अप्रैल 1889 में इनका क्या है, बर्थ हुआ है। और इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 30 अप्रैल 1945 को। ओके, 20 अप्रैल 1889 को इनका बर्थ हुआ है। जन्म हुआ है कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रिया में हुआ है। ऑस्ट्रिया में जन्मे। हिटलर की युवावस्था बेहद गरीब में गुजरी थी। ये एक बात रुकिए, तो 20 अप्रैल 1889 को क्या है, इनका जन्म हुआ है। और 30 अप्रैल 1945 को ये क्या है, खुद आत्महत्या कर लेंगे, सुसाइड कर लेंगे। ओके, तो अब ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ। और जब जन्म हुआ तब ये बहुत बेहद गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। तो गरीबी की स्थिति को जानते थे, गरीबी की स्थिति को जानते थे, कुछ ना कुछ रोजगार ढूंढ रहे थे। और जब इनको पता चला कि क्या हुआ है कि विश्व युद्ध चल रहा है, 1914 की मैं बात कर रहा हूं, जब विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि 1889 में जन्म लेते ही तो इंसान पे ये होगा नहीं कि मैं बहुत गरीबी में जाऊं, मैं आज ही युद्ध लड़ने के लिए चला जाऊं, तो ऐसा तो है नहीं। तो 1914 तक आते आते जब इनको गरीबी बहुत महसूस होती है और इनको लगता है कि मुझे कुछ काम करना चाहिए, तो ये क्या करते हैं, फौज में भर्ती हो जाते हैं कि मुझे फौज में क्या है, भर्ती हो जाना चाहिए। और फौज में भर्ती होने के बाद क्या है, ये संदेश वाहक का काम किया, कॉर्पोरल बना और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमके भी हासिल किए। संदेश वाहक का मतलब क्या है, मैसेंजर। यहां से एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाने वाला कि देखो देखो हमारी टीम ने ऐसा कर दिया है, उन्होंने जो कमांडर है उन्होंने ये मैसेज आप तक। तो मैसेज पहुंचाने वाला क्या है, एक इंसान बना। कॉर्पोरल क्या है, एक पद होता है मिलिट्री में, एक पद है, उस पद तक भी पहुंचा। मतलब मैं यहाँ पे ये बात बताना चाहता हूँ
कि इसकी गरीबी की स्थिति के कारण ही क्या है, फौज में भर्ती हुआ। किसमें? जब विश्व युद्ध जब चल रहा था तब ये क्या हुआ, फौज में भर्ती हुआ। और जब फौज में ये भर्ती हुआ तो उसके बाद संदेशवाहक का फौज में काम किया, कॉर्पोरल बना और बहुत से तमके मतलब बहुत से मेडल भी जीते हैं। मतलब इसमें मिलिट्री वाले गुण थे, इसमें मिलिट्री वाला शासन था। तो तमके इसने जीते। ये कौन है? हिटलर है। ओके, इनको जानते हो, एडोल्फ हिटलर, इन्हीं के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। जर्मन सेना की पराजय ने तो उसे हिला दिया था, लेकिन वर्साई की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। तो जब जैसे ही जर्मन सेना हारी तो उसे बहुत दुख हुआ, बहुत बड़ा झटका लगा। और उस झटके से जैसे ही ये उभरने की कोशिश करता तब तक क्या हुआ, वर्साई की संधि। और वर्साई की संधि ने तो इसे बिल्कुल ऐसे आग बबूला कर दिया कि ऐसा क्यों करा गया जर्मनी के साथ। तो मतलब कहीं ना कहीं देखिए, हिटलर की भी ऐसी परिस्थितियां खुद पे खुद बन रही है। हाँ, किसी ने कहा है ना कि कोई इंसान जन्म से अपराधी नहीं होता, कोई जन्म से अपराधी नहीं होता, वो परिस्थितियों के कारण बन जाता है। तो अब हिटलर क्या, पहला तो क्या है, गरीबी में जीवन बीता। गरीबी में जीवन बीतने के कारण वो फौज में गया कि मैं फौज में जाकर के लड़ूंगा। अब जब वो लड़ना शुरू करा तो उसका जो देश जर्मन क्या है, हार गया। और हारा, पर जब वर्साई की संधि में उसे अपंग बना दिया गया, उसकी स्थिति बहुत बुरी कर दी गई, तो उसे बहुत दुख हुआ। तो बहुत बड़ा झटका उसे वर्साई की संधि से लगता है। फिर 1919 में जब क्या हुआ, युद्ध खत्म हो चुका है। युद्ध क्या है, खत्म हो चुका है। जर्मन वर्कर्स पार्टी समूह की सदस्यता ले ली। यह आपको मैं हिटलर का एक ओवरव्यू बता रहा हूं कि हिटलर ने कैसे अपने जीवन की शुरुआत करी और किस प्रकार से वो उस मुकाम तक पहुंचेगा जिस मुकाम के बारे में आप जानते हैं, मैं जानता हूं, या हम लोगों ने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुना है। तो अब 1919 में युद्ध खत्म होने के बाद क्या है, जर्मन वर्कर्स पार्टी एक वहां की पार्टी है, एक ग्रुप है, उससे क्या है, वो जुड़ जाता है, उसकी मेंबरशिप ले लेता है। संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। अब फिर क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो जर्मन वर्कर पार्टी है, इसी पर क्या है, इसने अपना कंट्रोल बना लिया। धीरे धीरे जर्मन वर्कर्स पार्टी में इतना इसका वर्चस्व बढ़ गया कि उसने जर्मन वर्कर्स पार्टी पे पूरा अपना कंट्रोल बिठा लिया कि जर्मन वर्कर्स पार्टी किसकी है, मेरी है। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी, फिर इसको बाद में नाम बदल के इसका नेशनल सोशलिस्ट पार्टी करा गया। और फाइनली यही पार्टी क्या बनती है, नाज़ी पार्टी बनती है। तो देखिए, नाज़ी पार्टी या नाजिज्म, नाज़ीवाद जो हम लोग कहते हैं, उसका सफर भी देखेगा कि सबसे पहले 1919 में हिटलर ने जर्मन वर्कर्स पार्टी की सदस्यता ली है, उसको नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कहा गया और फिर वही क्या बनती है, नाज़ी पार्टी बनती है। ये देखेगा, नाज़ी जो लोग हैं उनका एक ड्रेस स्टाइल है, और यहां पर आपको एक सात्विक का चिन्ह दिख रहा होगा। ये सात्विक का चिन्ह उनको लोगो था कि भाई ये जिसने लगा रखा है वही क्या है, नाज़ी ग्रुप का है या नाज़ी पार्टी का है। अब 1923 में हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने की कोशिश करी। ये देखिए, अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैप दिखाऊंगा कि कहां पर क्या है। बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। कहां का, बवेरिया और बर्लिन। बर्लिन क्या है, जर्मनी की राजधानी है। तो बवेरिया और बर्लिन पर क्या, चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की उसने पूरी योजना बना ली थी, पूरी इसकी तैयारी थी। पर हुआ क्या, हुआ कि वो असफल हो गया। वो वहां तक नहीं पहुंच सका। अब जब असफल हो गया तो ये तो क्या है कि आप एक अपने देश में ही क्या है, सरकार के, अब 1919 का जब दौर है, 1923 में भी हम लोग चल रहे हैं, अब भी वाइमर गणराज्य की ही बात चल रही है, मंदी वाला दौर चल रहा है। तो उस समय भी क्या है, वाइमर गणराज्य अपना काम कर रहा है। तो आप कहीं ना कहीं बवेरिया और बर्लिन दोनों जर्मनी के ही हैं, दोनों जगह जर्मनी की है। आप वहां पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं, आप वहां पर तानाशाही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप सरकार के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं, और जब सरकार के खिलाफ जाकर के काम करते हैं तो ये क्या होता है, देशद्रोह होता है, राजद्रोह का मामला होता है। तो वो असफल हुआ तो उसे क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों कर लिया गया, बोलो गलत काम कर रहे हो। और फिर उस पर क्या हुआ, देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया, देशद्रोह का केस चलाया गया। पर कुछ समय बाद वो क्या हो जाता है, रिहा कर दिया जाता है। तो एक बार आप समझिएगा कि 1923 में बवेरिया और बर्लिन पर कब्जा करने की कोशिश करता है, पर वो असफल हुआ, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और देशद्रोह का मुकदमा चलता है। पर कुछ समय के बाद क्या होता है, उसे रिहा कर दिया जाता है। महामंदी के दौरान नात्सीवाद ने एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया। पर जब जैसे जैसे महामंदी आई, महामंदी का दौर कौन सा था, 1929 से लेकर करके 1934 तक का जो दौर है वो महामंदी वाला है, ठीक है। और 1929 में महामंदी क्यों कहा गया, क्योंकि जब अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जो एक्सचेंज है, सबसे बड़ा दुनिया का शेयर मार्केट था, जब वो ध्वस्त हो जाता है, जब वो धाराशायी हो जाता है, तो उस समय से क्या है, महामंदी की घोषणा कर दी जाती है। तो इस महामंदी के दौरान ये बात समझ में आ गई कि हमें ना तो राजतंत्र संभाल पाया, देखिए ना तो राजतंत्र संभाल पाया, क्योंकि राजा ही था, केसर विलियम सेकंड जो था राजा था, वो युद्ध ही नहीं जीत पाया, तो राजतंत्र भी नहीं संभाल पाया। और अब भी 8% मतलब
हिटलर के आने से पहले क्या चल रहा है? लोकतंत्र चल रहा है, चुनाव होकर के वाइमर गणराज्य की स्थापना हुई है, संविधान बना है, सबको बराबरी के अधिकार दिए हैं, अपनी बात, अभिव्यक्ति की आजादी उनको दी है कि अपनी बात रख सकते हैं। तो ये लोकतंत्र वाली बात है। अभी हम आगे देखेंगे कि हिटलर भी लोकतंत्र को ही पायदान बना करके पहुंचता है, चुनाव जीतता है और फिर वो तानाशाही में बदल जाएगा कि भाई लोकतंत्र से तानाशाही में चला जाएगा। तो यहाँ पे ये दोनों सिस्टम कहीं ना कहीं क्या है, फेल होते हुए नजर आए। और जब लोगों को ना राजतंत्र में सुकून मिला ना लोकतंत्र में, तो उन्हें लगा कि अब एक सही इंसान की जरूरत है जो हमारे देश को क्या है ऊंचाइयों पे ले जाए, जिसके नाम से क्या है दुनिया कांपे कि हाँ भाई देखो उस देश पर अटैक नहीं करना है क्योंकि वो इंसान वहां पे बैठा हुआ है। नाज़ी प्रोपेगेंडा में लोगों का एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। प्रोपेगेंडा या एजेंडा का मतलब क्या होता है भाई? जो प्रोपेगेंडा मतलब जैसे हम ये नहीं कहते कि भाई इस पार्टी का ये प्रोपेगेंडा होता है, मतलब उसके ये वो काम करना चाहती है, उसका ये एजेंडा है, ये विचार है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम लोग ये काम करेंगे। जैसे कि अगर आपने देखा भी होगा, चुनावों से पहले हर पार्टी अपना मैनिफेस्टो या प्रोपेगेंडा रखती है। अगर हमारी सरकार बनी तो हम ये काम कर देंगे, हम किसानों की इनकम डबल कर देंगे, हम किसानों को इतना सस्ते पे लोन देंगे, हम इस समुदाय के लोगों की प्रगति में और भी हाथ बढ़ाएंगे। ये जो सारे काम है ये एक प्रोपेगेंडा। तो जो नाज़ी प्रोपेगेंडा था, अब ये हिटलर ने ऐसे क्या वादे करे? हिटलर ने बोला मैं तुम्हें एक बेहतरीन देश दूंगा, एक सुरक्षित देश दूंगा, एक मजबूत देश तुम लोगों को दूंगा, ओके, मैं सबको रोजगार दूंगा, सबके लिए बेहतर से बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध कराऊंगा। तो ये नाज़ी प्रोपेगेंडा में क्या हुआ, लोगों को एक बेहतर भविष्य नजर आ रहा था क्योंकि राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों फेल हो चुके थे। अब देखिए इस मैप में, आप देखिए बवेरिया और बर्लिन मुझे दिखाना था। ये रहा बवेरिया, ओके, ये पूरा जो आपको पिंक में दिख रहा है वो बवेरिया। बवेरिया से फिर इधर से आप आएंगे सेक्शनी, और सेक्शनी से यहाँ पे आप घुस जाएंगे ये बर्लिन, ये रहा बर्लिन, ओके। तो बवेरिया में उसने शुरुआत करी और फिर बर्लिन तक चढ़ाई करने की कोशिश करी, पर वो क्या हुआ, असफल हो गया। असफल हुआ तो देशद्रोह का मुकदमा चलता है, और मुकदमा चलता है तो उसको क्या है, कुछ समय तक वो जेल में रहता है, पर उसे फिर बाद में क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है। तो ये आप जर्मनी के मैप में देख सकते हैं। अब जानते हैं नाज़ी पार्टी का सफर। तो नाज़ी पार्टी का सफर की वैसे तो शुरुआत हो चुकी है, कि 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी से जुड़ना, उसका नेशनल सोशलिस्ट पार्टी बनाना और फिर वही नाज़ी पार्टी। पर ये नाज़ी पार्टी किस प्रकार से पूरे जर्मनी के लिए एक आदर्श बनकर के खड़ी हो जाती है और कैसे जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आती है। 1929 नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटैग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले। तो ये तो सबसे पहले देख लीजिए, जर्मन की संसद है राइक्सटैग, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको जर्मन संसद का नाम याद रखना है, आपको रशिया की संसद का नाम याद रखना। रशिया की संसद का नाम था ड्यूमा और जर्मन की संसद का नाम क्या है, राइक्सटैग। तो अब क्या हुआ जब चुनाव हुआ, देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चल रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था ही चल रही है। वहां पर जो वाइमर गणराज्य के द्वारा जो संविधान तैयार हुआ था, वो संविधान से भी काम हो रहा है। तो उस संविधान के अनुसार क्या हुआ, चुनाव हुए 1929 में। 1929 में जब चुनाव हुए तो सिर्फ और सिर्फ नाज़ी जो पार्टी उसको 2.6% वोट ही मिले, सिर्फ और सिर्फ 2.6% ही वोट मिलते हैं, और वो क्या है, चुनाव में हार जाती है कौन, नाज़ी पार्टी। 1932 देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। अब क्या हुआ 1932 तक आते आते, क्योंकि महामंदी के दौर में क्या हुआ कि लोगों को बेहतर भविष्य के लिए हिटलर ने एक बहुत बहुत बेहतरीन जो सुख सुविधाएं वाला जीवन है ना वो दिखा दिया था। तो 1932 के दौर में महामंदी भी चल रही है। जब फिर चुनाव हुए तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई और 37% वोट उसको मिल गए। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वक्ता का मतलब होता है ओरेटर, जो बोलता है। ये एक बहुत गजब के भाषण देता था, इसकी स्पीचेस बहुत गजब की होती थी। मतलब ऐसा बोलता था कि अगर ये झूठ भी बोल रहा है ना तो सामने वाले को ऐसा लगेगा यार बहुत बहुत सच बोल रहा है, सच में एक नंबर गजब ही बोल रहा है ये बंदा। तो बहुत गजब का वक्ता था, जोश बहुत था इसमें, बहुत एनर्जी थी। तो कोई भी बात बोलता था बिल्कुल एक एनर्जेटिक होकर के बोलता था, जो सामने वाले को विश्वास हो जाए कि हमें हिटलर सही बोल रहा है। और उसके शब्द क्या है, लोगों को हिला करके रख देते। ये एक मैंने तस्वीर दिखाई है हिटलर की, जहां पर वो खड़ा होकर के कोई अपना भाषण दे रहा है, अपनी बात रख रहा है। तो ज्यादातर जो नेता है वो उनकी एक क्वालिटी होती है कि वो बेहतरीन भाषण देते हैं, क्योंकि नेतागिरी में अगर आपने भाषण ही अच्छा नहीं दिया तो फिर आप किस प्रकार से जनता को बेवकूफ बनाएंगे मतलब किस प्रकार से जनता से वोट ले पाएंगे। तो यहाँ पे हिटलर भी एक जबरदस्त वक्ता था, बहुत जबरदस्त वक्ता था। और यही कारण था कि ये क्या है कि आर्मी को भी कंट्रोल कर पाता था, क्योंकि उनमें भी समय समय की मोटिवेशन की जरूरत होती थी। उनको मोटिवेशन देना, लोगों को अपने अनुसार चला लेना। उनको एक अच्छा सा भाषण देता था, लोग अरे वाह 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 देखो बोल दिया ना, हिटलर ने बोल दिया। तो वक्ता बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे भाषण दिया करता था। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, देखिए अब इसने वादा क्या क्या करा है, इसने जनता से क्या क्या वादा करा है कि अगर
नाजी पार्टी जीत करके आती है तो क्या करेगी, एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाएगी। ये कमजोर राष्ट्र बना दिया इन राजतंत्र लोकतंत्र वालों ने। अभी लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खुलकर के बुराई नहीं कर रहा है। बोल देगा अभी तक जो लोग भी आए, चाहे राजा रहा हो, चाहे वाइमर गणराज्य रहा हो, इन सब ने क्या करा है, लोकतंत्र हमारे देश को कमजोर कर दिया है। ना तो ये लोग युद्ध जीत पाए, राजा युद्ध नहीं जीत पाया, वाइमर गणराज्य संधि में कुछ संशोधन नहीं करवा पाया, हमारे जर्मनी को अपंग बना दिया। तो मैं क्या करूंगा, एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना करूंगा, एक मजबूत राष्ट्र जर्मनी को बनाऊंगा। वर्साई संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध, और जो वर्साई संधि में हमारे साथ जो नाइंसाफी हुई है ना, जो गलती जो हमारे साथ गलत हुआ है, उसका बदला भी मैं लूंगा, तुम चिंता मत करो। और जर्मन समाज को खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता हूं। और जो जर्मन समाज की क्या है प्रतिष्ठा खोई, जो मान सम्मान वर्साई की संधि में क्या है बेच आए थे ये वाइमर गणराज्य वाले, वो सम्मान में खींच करके लाऊंगा। ये किसका वादा है, ये हिटलर का वादा है। ये हिटलर आपसे वादा करता है कि आप हिटलर को क्या करो, राइक्सटैग में जर्मनी की संसद में पहुंचाओ, और ये हिटलर क्या करेगा, वो सारे अपमान का बदला लेगा जो मेरे जर्मन के संसद, जो मेरे जर्मन के लोगों ने भुगते हैं, जो मेरे जर्मन के लोग उस अपमान से जो बिल्कुल बहुत बहुत परेशान हो चुके हैं, जिसका बदला ना तो राजतंत्र ले पाया, ना वाइमर गणराज्य ले पाया, उसका बदला कौन लेगा, हिटलर लेगा। ओके, तो ये मैंने एक तस्वीर दिखाई है किसकी, जो वर्साई की संधि थी, उस वर्साई की संधि की मैंने तस्वीर आपको दिखाई। बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। ठीक है, तो भाई बेरोजगारों को तो क्या देगा, रोजगार देगा, और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा, सेफ फ्यूचर देगा। भाई आपको फ्यूचर की, भविष्य की कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। मतलब देखिए, अब भी आप देखिए आज के देश, आज अगर आज भी किसी देश में चुनाव होते हैं तो भी यही मुद्दे होते हैं, और उस समय मतलब 90 साल पहले भी यही मुद्दे थे। मैं अपने देश को शक्तिशाली राष्ट्र बनाऊंगा, मैं नौजवानों को क्या है रोजगार दूंगा। जो आज तक देश का बड़े मंचों पे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे देश को नकारा गया है, हमारे देश को, उनका जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है वो मैं दिलाऊंगा। तो मुद्दे कहीं ना कहीं पहले भी वही थे और आज भी वही है। ओके, वह देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। अब वह देश को विदेशी प्रभाव, विदेशी प्रभाव कैसे, विदेशी प्रभाव ही तो था कि भाई आपकी ज्यादातर जो जमीनें हैं, ज्यादातर जो खनिज भंडार वाली जगह है, उसको क्या है मित्र राष्ट्रों ने ले रखा है, आपको जो आपकी सेना भंग कर रखी है। तो ये जो विदेश का प्रभाव, ये विदेशियों का प्रभाव है ना, इससे मैं आपको क्या करा दूंगा, आजाद करा दूंगा। और ये जितने भी विदेशी हमारे देश के खिलाफ ये साजिश रचते हैं ना, इन साजिशों से भी मैं मुक्ति दिलाऊंगा और उन देशों को एक मुंह तोड़ करके जवाब मैं दूंगा। अब हिटलर के प्रति जन समर्थन। अब देखिए, जो इंसान इतने बड़े बड़े वादे कर रहा है, जो इंसान ये कह रहा है कि मैं आपके अपमान का बदला मैं लूंगा, मतलब आपका अपमान आपका नहीं है, मेरा भी है। ये जहां पे जर्मन्स का अपमान हुआ है ना, उस जर्मन्स में मैं भी हूं। मतलब क्या करा है उसने, मैं कह रहा हूं ना, वो वक्ता बहुत अच्छा था, वो भाषण बहुत बढ़िया दिया करता था। तो वो लोगों के मतलब ऐसा भाषण दिया करता था कि बस लोगों में मिल गया वो। भाई समस्या आपकी थोड़ी मेरी है, मेरी समस्या है, आप लोगों की थोड़ी है भाई। तो मतलब लोगों को ऐसा महसूस करा देता था कि भाई अब तो जो कुछ भी है ना, सब सिर्फ और सिर्फ हिटलर है। हिटलर के अलावा दुनिया में और कोई भी बेहतरीन इंसान नहीं है। तो अब जो इंसान आपके लिए इतने बेहतरीन वादों की बात कर रहा है, जो इंसान आपके लिए इतने बेहतरीन भविष्य की बात कर रहा है, तो उस इंसान के प्रति जन समर्थन, जन मतलब जनता, तो जो जनता का समर्थन आएगा वो तो एक भारी सैलाब आएगा। और जब क्या होता है, जब ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं ना, और एक कोई नया ऑप्शन हमारे पास अचानक से आता है, तो वो ऑप्शन हमें क्या है, अच्छा लगता है। राजतंत्र ने बर्बाद कर दिया देश को, वाइमर गणराज्य की जो व्यवस्था थी वो सही से नहीं चली। जब हिटलर एक बार सामने उठ करके आया और उसका जिस प्रकार से बोलने का ढंग था ना, उस बोलने के ढंग से वो और भी ज्यादा फेमस हो गया और लोगों से क्या है, कनेक्ट होता जाता है। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नात्सियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। अब नात्सियों कौन है, जो नात्सी पार्टी के सदस्य हैं, जो नात्सी पार्टी के मेंबर्स हैं। ठीक है, जैसे आज हमारे देश में नहीं, कांग्रेसी, ठीक है, भाजपाई, ठीक है, आम आदमी पार्टी वाले। तो जब इनका बड़ा नेता आता है तो ये लोग क्या करते हैं कि उनके भारी समर्थन दर्शाने के लिए, मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, अरे कभी किन्हीं भी बड़ी पार्टी का नेता आता तो क्या करते हैं लोगों को, अरे अरे बैठो बस में बैठो, अरे कल वो है ना, वो हमारे उस पार्टी को वो नेता आने वाले हैं, तो बैठो बैठो बस में बैठो, तुम्हें खाना खिलाएंगे, वहां पर तुम्हें 50-50, 100-100 रुपए भी दे देंगे। मतलब जबरन। आप चाहे उसको, जिस इंसान को लेकर के जा रहे हैं ना, उस इंसान को चाहे ये भी नहीं पता ये नेता है कौन, ये नेता है कौन, ये क्यों आ रहा है, हमें उससे क्या मतलब है, क्या काम है, पर फिर भी उनको जबरदस्ती भर भर करके बसों में, गाड़ियों में, चलो चलो हम तुम्हें लेकर के चल रहे हैं, हमें तुम्हें लेकर के चलो, उनको लेकर के जाते हैं। उस पार्टी के जो स्थानीय नेता होते हैं, जो लोकल लीडर्स होते हैं, वो भर भर करके लेकर के जाते हैं। और फिर
आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो ये है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं एक लोकल लीडर हूं और मैंने क्या करा, मैं 200 लोगों को मैं लेकर के जा रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं फोटो खींचूंगा, एक सेल्फी, टुक 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 टुक। आज हमारे माननीय ये इस पद पे जो हैं पार्टी के, वो आज हमारे शहर में पधार रहे हैं और ये देखिए मैं युवा नेता में आज इतनी भीड़ मेरे साथ जा रही है। तो यहाँ पे दो निशाने साधे जाते हैं। एक तो ये कि देखो मैं इतने लोगों को लेकर के जा रहा हूं, तो एक तो क्या होगा, जो मुझसे बड़े नेता है वो देखेंगे यार देखो मनीष कितने लोगों को लेकर के आए, मनीष के पीछे कितना समर्थन है, पहली बात। दूसरी बात, ये 200 की भीड़ जब उस बड़े नेता को, जो बाहर से है, जो पार्टी का बहुत बड़ा नेता है, उसको सुनने के लिए बैठेंगे तो दुनिया देखेगी अरे यार इसके पास तो इतनी भीड़, मतलब इस बार तो चुनाव यही जीत करके जाएगा। तो यहाँ पे जो नाथसी लोग हैं, जो नाथसी पार्टी के मेंबर्स हैं, उन्होंने क्या करा कि भारी समर्थन, जन समर्थन दिखाने के लिए क्या है, बड़ी बड़ी रैलियां करी, जनसभाएं मतलब जनता के बीच में जाकर के सभाएं करी, भाषण दिए, बातें करी, उनसे परेशानियां जानी, समस्याएं जानी, तो जनसभाएं करती हैं और एकता का भाव दिखाया जाता है कि हम सब क्या है, एक ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक जनसभा, एक रैली निकाली जा रही है। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, तो स्वास्तिक छपे लाल झंडे, ये देखिए ये जो आपको झंडे हैं ये लाल झंडे हैं और इन पे क्या बना हुआ है, स्वास्तिक का साइन है। नाथसी सल्यूट, ये नाथसी सल्यूट होता है, ठीक है, और ये हिटलर भैया खड़े हैं। ओके, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ये नाथसी सल्यूट है। ठीक है, ऐसा या ऐसा नहीं होता है, वो यूं है तो वो नाथसी सल्यूट कहा गया है। और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी चीजें शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। तो अब क्या था, जब लाल झंडे निकल रहे हैं और नाथसी सल्यूट दिखाया जा रहा है, तो ये क्या था, किसका समर्थन था, कि हिटलर का समर्थन हो रहा है, नाथसीवाद का समर्थन हो रहा है। जब हिटलर या नाथसी पार्टी का कोई नेता बहुत गजब का भाषण दिया करता था तो बहुत जोर जोर से क्या है, तालियों की गड़गड़ाहट हुआ करती थी, बहुत जोर जोर से तालियां बजा करती थी। और ये सब कुछ, ये स्वास्तिक के चिन्हों वाली रैली, ठीक है, ये तालियों की गड़गड़ाहट, ये क्या दर्शा रही थी, ये हिटलर की शक्ति दर्शा रही थी कि हिटलर के पीछे कितना जन समर्थन है, हिटलर को किस प्रकार से जनता चाहती है कि वो आए और अब इस देश को संभाले। अब इस देश की जो गद्दी है, इस देश की जो कमान है, वो ऐसे हाथ वालों के इंसान में होनी चाहिए, नाथसी सल्यूट वालों के हाथ में होनी चाहिए। ये देखिए ये स्वास्तिक चिन्ह वाला झंडा है, पीछे लाल बैकग्राउंड है, बीच में व्हाइट और फिर इस पे ब्लैक से वो बनाया जाता है स्वास्तिक। ओके, ये मैंने नाथसी सल्यूट दिखाया है। ठीक है, हिटलर बिल्कुल हिटलर का ऐसा हो रहा है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। तो जैसे भी हो, अब उनका क्या मतलब है। नाथियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए ही अवतार लिया था। तो अब क्या हुआ कि नाथियों ने अपने धुआंधार प्रचार बहुत करा। देखिए मैं आपको आज भी यही बात कहता हूं कि पॉलिटिक्स में है ना, पॉलिटिक्स आप जितनी साफ सुथरी समझते हैं ना, उतनी साफ सुथरी है भी नहीं, और जितनी गंदी आप सोचते हैं उतनी गंदी भी नहीं। राजनीति ऐसी चीज है जहां पे मतलब ये एक बात आप मान करके चलिए कि अगर कोई इंसान वहां एंटर हो रहा है ना, तो 99% लोग ऐसे हैं जो गलत रास्तों से ही पहुंचे, किसी को मार करके, किसी का कोई हिंसा फैला करके, कहीं ना कहीं उनका रहा है। तो पॉलिटिक्स बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जो इंसान आपके सामने आकर के जैसा बोल रहा है वो बिल्कुल ही बैक साइड से भी वैसा ही होगा, वो बिल्कुल बैक साइड से वैसा होगा। तो पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति में क्या है, बहुत कुछ चीजें जो है ज्यादा मैं ये कहता ना हाइपर होकर के दिखाई जाती है, बहुत ऊपर एक्स्ट्रा दिखाई जाती है कि देखो ऐसा हो रहा है। और अब आजकल तो जैसे यहाँ पे बात चली प्रचार की, तो अब आजकल तो प्रचार का जो तरीका है वो सोशल मीडिया भी बन चुका है। प्रचार का जो तरीका है वो सोशल मीडिया भी बन चुका है। अब सोशल मीडिया पे क्या होता है कि हम दिन में पता नहीं कितने देर इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, और उस पर कभी किसी पार्टी का, कभी कोई किसी पार्टी का इतना प्रचार करता है, इतना प्रचार करता है। अब हमें यह भी नहीं पता कि सच में ये चीजें हुई है या नहीं हुई। वो प्रचार किस लिए करा जा रहा है, क्योंकि आपको क्या कर दिया जाए, उस पार्टी की साइड धकेल दिया जाए, आपको उस पार्टी की साइड धकेल दिया जाए। हम में से, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं खुद भी कह रहा हूं, हम में से हम लोग कोई ऐसा नहीं है कि अगर हमने उस पार्टी, और उसने ये काम करा पाओ, उसने ये काम करा पाओ, हमारी ये इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि हम एक बार जाके गूगल पे चेक कर लें या हम सच्चाई जानने की कोशिश करें, नहीं जानते। तो उस प्रचार के बीच में हम लोग क्या है, फंस करके रह जाते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये बात कहना चाहता हूं कि पॉलिटिक्स में सब कुछ आपको रियलिटी नजर नहीं आती। पॉलिटिक्स जितना साफ सुथरा आप समझते हैं उतनी नहीं है, और पॉलिटिक्स के चक्कर में कभी भी है ना, आप अपने जो निजी संबंध है, जो किसी के साथ आपने अपने रिलेशंस बना रखे ना, वो रिलेशंस खराब मत करिए। मैं सच कहता हूं, मैं चाय की दुकानों पे, मैं एक बार ट्रेन की बात बता रहा हूं, 2 लोग ऐसे भीड़ पड़े, अरे भाजपा ने बहुत बढ़िया काम करा, अरे बोले तेरा दिमाग खराब है, मनमोहन जी थे तब ऐसा हुआ, वो हुआ, ये हुआ। दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, पर ऐसा झगड़ा कि वो पूरे उन्होंने कोच को हिला करके रख दिया। क्या मतलब है भाई आपका?
और बहुत से लोग तो है ना अपने दोस्तों से ही लड़ लेंगे इस बात पे, ठीक है भाई ये पार्टी बढ़िया है, ये बेकार है, अपने रिश्तेदारों से लड़ना शुरू कर देंगे। क्या मतलब है? तो दो बातें हमेशा ध्यान रखिएगा, एक तो आपको कभी भी अपने निजी संबंध जो है वो कभी भी खराब नहीं करने, कभी भी निजी संबंध जो है आपको खराब नहीं करने। और दूसरा, हमेशा पॉलिटिक्स में एक कोशिश करिए कि आप न्यूट्रल बनकर के रहिए, न्यूट्रल बनकर, किसी भी एक पार्टी के पक्ष या विपक्ष में मत जाइए कि आप पूरा समर्पण उस पार्टी को दे। क्यों भाई? हमें एक पार्टी का नहीं होना, हमें देश का होना, हमें देश के संविधान के अनुसार चलना है। अगर समर्पित होना है देश के लिए होइए, समर्पित होना है देश के संविधान के लिए होइए। अब ये जितने भी लोग एक एक पार्टियों का बहुत बड़ा झंडा लेकर के घूम रहे हैं ना, उनको ये भी नहीं पता कि संविधान में पार्टियों को लेकर के क्या प्रावधान है। जो इस पार्टी ने काम करा, क्या वो संविधान के पक्ष में है या विपक्ष में, वो पता नहीं, पर बस निकल पड़े। तो न्यूट्रल रहिए, क्योंकि कभी भी ये देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, जरूरी है कि आप लोकतंत्र को बनाए रखें। और जब क्या होता है एक पार्टी के समर्थन में, जैसे अब आप हिटलर का देखिएगा, हिटलर का क्या हुआ, जो बहुत भारी जन समर्थन मिलने लगा, तो हिटलर को लगा यार ये राजतंत्र से भी दुखी थे, लोकतंत्र से तो दुखी थे, और मुझे इतना भारी जन समर्थन दे रहे हैं, मतलब क्या करा, जनता ने इनको शीश पे बिठा लिया, जनता ने इनको सिर पर बिठा लिया कि हिटलर भैया आप ही सब कुछ हो। तो इसने क्या करा, इसने सब कुछ खेल खत्म करके लोकतंत्र का क्या लेकर के आ गया, तानाशाही लेकर के आ जाएगा, तानाशाही लेकर के आ जाएगा। और तानाशाही के आड़ में इसने पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मारा है। तानाशाही ने ही क्या है पूरा बर्बाद, दूसरा विश्व युद्ध तानाशाही ने छेड़ दिया, यहूदियों को मारा, जिप्सियों को मारा, पता नहीं कितने ही लोगों को इसने मारा। क्यों? क्योंकि इसको विश्वास हो चुका था कि जर्मन की जो जनता है वो कहां जाएगी, उसने मुझे चुन लिया है, मुझे सारा आंखों पे बिठा लिया है, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में मुझे फिर से एक बार मैं कहता हूं, मुझे डॉक्टर अंबेडकर का एक कोटेशन याद आता है। वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जो ये हम लोग करते हैं ना, हीरो वर्शिप जो हम लोग करते हैं, हीरो वर्शिप का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने किसी नेता को बहुत बहुत बड़े स्तर पे बिठा लिया, हम उसकी पूजा पाठ, और वो ऐसा है वो ऐसा, हम उसकी बुराई सुन ही नहीं सकते। ये जो लोकतंत्र में ये जो हीरो वर्शिप है ना, ये हीरो वर्शिप ही क्या होती है, लोकतंत्र के लिए खतरनाक होती है। कभी भी राजनीति में है ना हीरो वर्शिप या जो जन नायक की जो पूजा है, नायक पूजा कभी नहीं होनी चाहिए, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? वो स्थितियां देखिए ना, अगर आप किसी इंसान को राजनीति में आप बिल्कुल अपने सिर आंखों पे बिठा लोगे, वो क्या करेगा, वो लोकतंत्र को ही ध्वस्त कर देगा। उसको लगेगा जनता तो मेरे साथ ही है ना, तो फिर मुझे चिंता किस बात की है। तो कभी भी किसी भी नेता को, कभी भी किसी को भी है ना, आप इतना शीश में, मैं इतना ही हमेशा से कहता हुआ आया हूं कि आप नेताओं को यह महसूस कराते रहिए समय समय पर कि आप उनके सेवक नहीं है, वो हमारे सेवक है, वो हमारे सेवक है, ठीक है। इसलिए हमेशा चलिए देश में संविधान के अनुसार चलिए एक अच्छे सिद्धांत बना करके चलिए। किसी पार्टी के पक्ष में, किसी पार्टी के विपक्ष में, किसी नेता के पक्ष विपक्ष में आप मत रहिए। ओके, तो उन्होंने धुआंधार प्रचार किया, नाथसी वालों ने उसको एक मसीहा के रूप में दिखाया, एक रक्षक के रूप में दिखाया, और ये दिखाया कि वो तो एक अवतार लेकर के आए हैं हिटलर भैया, तो मान लिए। अब आ जाइए लोकतंत्र का ध्वंस। तो अभी तक बात यह हो चुकी थी कि हिटलर का जन्म हो चुका, उसने फौज को ज्वाइन करा, जर्मनी युद्ध हार चुकी है, वर्साई की संधि होती है, फिर जर्मन वर्कर्स पार्टी ज्वाइन करता है, नाथसी पार्टी बनाता है, और उसके बाद नाथसी पार्टी के लिए बड़ी बड़ी रैलियां करता है, जनसभाएं करता है। 1929 के चुनाव हार जाता है, 32 वाले जो चुनाव है वो जीत जाता है, और उसके बाद अब फिर वो लोकतंत्र को क्या कर देगा, ध्वंस कर देगा, डिस्ट्रॉय, खत्म कर देगा लोकतंत्र को। वो जानते कैसे करता है। 30 जनवरी 1933 राष्ट्रपति हिंडनबर्ग हिटलर को चांसलर, मंत्रिमंडल में सबसे शक्तिशाली पद का भार संभालने का न्योता दिया। तो देखिए क्या हुआ कि 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग वहां के क्या है, राष्ट्रपति हैं। और कौन है? ये है राष्ट्रपति हिंडनबर्ग, प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी 1933 में। और अब होता क्या है, जैसे मैं आपको भारत का सिस्टम समझाता हूँ। भारत के सिस्टम में क्या है कि जैसे लोकसभा है, अब लोकसभा में क्या है, 545 सीटें हैं टोटल। इन 545 में से कम 50% से ज्यादा, तो 50% से अगर एक भी ज्यादा सीट जीत ली, मतलब एक पार्टी के 50% से ज्यादा मेंबर जीत करके आने चाहिए, मतलब 273.5 आता है। तो हम ओवरऑल राउंड फिगर 274 और राउंड फिगर में लेकर के हम उसे 275 कर लेते हैं। मतलब एक पार्टी के कम से कम 275 लोग क्या है, जीत करके आ जाए। अब फिर क्या होता है, जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूं 2019 का। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने 303 सीटें जीत ली, 303 सीटें जीत ली भारतीय जनता पार्टी ने। अब 303 सीटें जीतने के बाद क्या होता है, अब ये पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। तो हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, कौन है? रामनाथ कोविंद जी है। तो रामनाथ कोविंद जी ने क्या करा कि भारतीय जनता पार्टी को न्योता दिया कि आप अपनी सरकार बनाइए। तो सरकार में क्या है, प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदारी किसको दी गई? मोदी जी को दी गई।
कि भाई मोदी जी कौन होंगे, हमारे प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। अब इन मोदी जी प्रधानमंत्री और अपना मंत्रिमंडल की शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति साहब दिलाएंगे। तो राष्ट्रपति का एक काम होता है कि जो पार्टी सबसे ज्यादा बहुमत के साथ जीत करके आती है उसको न्योता दे कि आप अपनी सरकार बनाइए। तो वही काम जर्मनी में हो रहा है। राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने क्या करा, हिटलर को बोला कि आइए आप चांसलर बनिए। ऐसी बात नहीं है कि हिंडनबर्ग चाहते हैं कि हिटलर चांसलर बने। यहां पर भी हमारा राष्ट्रपति के हिसाब से नहीं है कि भाई मोदी जी को वो बनाना चाहते हैं। ये किसने बनाया है, ये पार्टी के लोगों ने बनाया, जो जीत करके आए हैं उन्होंने बनाया है। ठीक है, अब ये चांसलर क्या है, जैसे हमारे पे प्रधानमंत्री की पोस्ट है ना, वहां पे चांसलर है। चांसलर सबसे शक्तिशाली पोस्ट है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति के बाद चांसलर। पर जैसे हमारे देश में भी राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र है। ये हम देखो, मैं आपको ज्यादा डीप में नहीं लेकर के जाऊं क्योंकि हम लोग सब राजनीतिक विज्ञान में पढ़ चुके हैं, एक एक डिटेल में पढ़ चुके हैं और इतनी इंपॉर्टेंट है 9th की पॉलिटी की बुक। तो मैं जीवन में हमेशा कहता हूं कि 9th की पॉलिटी की बुक और 11th की एक पॉलिटी की बुक आती है भारतीय संविधान का सिद्धांत, ओके, और व्यवहार। ये दो किताबें अगर कोई भी विद्यार्थी अच्छे से पढ़ ले ना, बहुत अच्छे से पढ़ ले, तो सच में उसका भारत का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम क्लियर हो जाएगा, पूरी राजनीतिक व्यवस्था उसकी क्लियर हो जाएगी। ओके, तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो चांसलर सबसे बड़ा पद है। तो और हमारा जो राष्ट्रपति है वो भी क्या है, नाम मात्र की पोस्ट है कि हमें नाम मात्र पावर होता है उसके पास। तो राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को बोला ये चांसलर बनिए, वो पदभार संभाल लेता है। नाजी पार्टी रूढ़िवादियों को भी अपने उद्देश्यों से जोड़ चुकी थी। रूढ़िवादी कौन है, जो राजा के समर्थन में होते हैं, जो क्या है वाइमर गणराज्य के भी क्या थे, विपक्ष में थे। वाइमर गणराज्य के विपक्ष में कौन कौन था, रूढ़िवादी, पुरातनपंथी और राष्ट्रवादी। ये कौन थे, वाइमर गणराज्य के विपक्ष में थे। तो उनको भी क्या है, हिटलर ने अपने उद्देश्यों से जोड़ लिया, भाई तुम भी मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है ना, लड़ाई लड़ाई माफ करो। ठीक है, और ये हम लोग देख ही चुके थे भाई, जो समाजवादी और साम्यवादी हैं वो दोनों एक साथ कभी नहीं हो पाए, इसी कारण भी हिटलर का उदय होता है। सत्ता हासिल करने के बाद हिटलर ने लोकतांत्रिक शासन की संरचना और संस्थानों को भंग करना शुरू कर दिया। तो अब फिर उसने जैसे ही उसको सत्ता मिली, जैसे ही उसको पावर मिली, उसने क्या कर दिया, लोकतांत्रिक शासन की संरचना, संरचना का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ये जो लोकतांत्रिक शासन में ऐसे चुनाव होंगे, ऐसे में जीत कर क्या होगा, वो फिर चांसलर बनेगा, ये संरचना को और ये लोकतांत्रिक जितनी भी संस्थाएं होती है, संस्थाएं कौन कौन सी है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। विधायिका में क्या आती है, आपकी संसद आती है। कार्यपालिका में राष्ट्रपति। न्यायपालिका में आपका पूरा जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब कुछ आते हैं। तो इन सभी संस्थाओं को क्या उसने भंग करना, मतलब हटाना शुरू कर दिया कि बोले इनकी अब कोई जरूरत नहीं है। फरवरी माह में जर्मन संसद भवन में हुए रहस्यमय अग्निकांड से उसका रास्ता और आसान हो गया। देखिए 30 जनवरी 1933 को हिटलर क्या ले रहा है, शपथ ले रहा है, और 27 फरवरी 1933 को क्या होता है, जो जर्मन संसद क्या है, राइक्सटैग। तो राइक्सटैग में क्या होता है, एक रहस्य में, ठीक है, रहस्य में मतलब मिस्टीरियस, जिसका पता नहीं लगा जाएगा, जो रहस्य ही था, वहां पे क्या है, आग लग जाती है। कहां पे, जो वहां के संसद भवन होती है, उस संसद भवन में क्या है, आग लग जाती है। जर्मनी के संसद भवन में आग लग जाती है। अब हिटलर ये कहता है कि इस आग के पीछे किसका हाथ है, कम्युनिस्टों का हाथ है। ये कम्युनिस्ट चाहते ही नहीं, ये साम्यवादी लोग चाहते ही नहीं थे कि मैं आऊं सत्ता में, ठीक है ना मैं आऊं सत्ता में। तो अगर ये देखिए, ऐसे कोई बड़ी वाली बातें नहीं है, जैसा पॉलिटिकल सिनेरियो आप आज देखते हैं ना, वैसा ही पहले था। ये विपक्ष वालों ने ये काम करा है। विपक्ष वाले चाहते नहीं कि मैं सरकार में बैठूं, और विपक्ष वाले क्या कहेंगे, ये काम किसका है, ये सरकार का है। सरकार नहीं चाहती कि इस समाज का या इस वर्ग का भला हो, या ये योजना सही से लागू हो। तो सीन वही है। तो जो क्या है, हिटलर कहता है कि भाई ये जो रहस्य में अग्निकांड होना, इसके पीछे किसका हाथ है, कम्युनिस्टों का हाथ है। अब जब अग्निकांड हो जाता है तो इसका और भी रास्ता साफ हो जाता है। मतलब बोले लोकतंत्र में कोई दम नहीं है, खत्म है लोकतंत्र, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पे क्या शक्तिशाली इंसान की जरूरत है। 28 फरवरी 1933 को अग्नि अध्यादेश, फायर डिक्री के जरिए अभिव्यक्ति, प्रेस एवं सभा करने की आजादी जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। अब इस चीज को समझिएगा। 27 फरवरी को क्या हुआ, अग्निकांड हुआ वहां पे, समझ रहे हैं आप। 1933 में 27 फरवरी 1933 को अग्निकांड हुआ। अगले दिन ही हिटलर भैया ने एक्शन ले लिया। पहली बात तो अध्यादेश क्या होता है, ऑर्डिनेंस, मैंने लास्ट में लेक्चर में भी समझाया था, पर एक बार थोड़ा सा और बता देता हूं। देखिए भारत की बात को समझाता हूं। संसद को, भारत की संसद होती है, उसे साल में 3 बार मिलना होता है। और भारत के संविधान ने ये कह रहा है कि 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो 6 महीने से ज्यादा गैप वैसे भी नहीं होता। बस सबसे पहले जो होता है वो बजट सत्र होता है। बजट सत्र होता है, तो ये हो जाता है फरवरी में। ये कब हो जाता है, फरवरी में। उसके बाद जो होता है वो होता है मानसून सत्र होता है, मॉनसून। ये कब हो जाता है, ये अप्रोक्सीमेट जुलाई के करीबन हो जाता है। और उसके बाद जो होता है वो होता है शीतकालीन या विंटर सेशन। ये कब हो जाता है, ये दिसंबर के करीबन हो जाता है। ओके,
तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि जब 3 हो रहे तो 4-4 महीने का ही गैप आ रहा है। अब क्या हो रहा है, कानून बनाने की प्रक्रिया आप सभी को पता है, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से पहले सरकार एक बिल तैयार करती है, फिर उसे लोकसभा में, राज्यसभा में लेकर के जाती है, फिर राष्ट्रपति की साइन होती है, ये सारी प्रक्रिया आप जानते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि फरवरी और मार्च में बजट सत्र चल रहा था, मार्च में बंद हो गया। अब अप्रैल, मई और जून, ये 3 महीने में संसद नहीं चल रही है। संसद तो जुलाई में खुलेगी, मतलब सारे जितने प्रतिनिधित्व है, जो प्रतिनिधि हैं वो आकर के तो जुलाई में बैठेंगे। और मान लीजिए सरकार को ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी एक विशेष कानून की बहुत बहुत जल्दी आवश्यकता है, बहुत जल्दी ही क्या है, एक विशेष कानून की आवश्यकता है। तो क्या करा जाता है कि जो सरकार है वो एक तैयार करती है, प्रारूप तैयार करती है, ड्राफ्ट तैयार करती है, और वो राष्ट्रपति के पास ले जाकर के क्या करवा लेती है, सिग्नेचर करा लेती है। राष्ट्रपति के पास ले जाकर के डायरेक्ट संसद से बिना पारित कराए, संसद से बिना पास कराए राष्ट्रपति से जो साइन करा लिया जाता है उसको क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है, या इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहा जाता है। यह भारत के संविधान आर्टिकल 123 अनुच्छेद 1, 2, 3 का बात है। पर इसमें यह बात कही जाती है कि 6 महीनों के अंदर अंदर, विद इन द 6 मंथ्स, इसको क्या करा लिया जाए, या तो संसद से पारित करा लिया जाए, नहीं तो इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो वैधता है वो खत्म हो जाएगी। मतलब अगर 6 महीने के अंदर ये पास नहीं हुआ ना तो इसकी क्या है, वैधता खत्म हो जाएगी, इसकी वैधता खत्म हो जाएगी। ये भारतीय संविधान कहता है, ये भारतीय संविधान का मुद्दा है। तो ऑर्डिनेंस अध्यादेश क्या होता है, जो राष्ट्रपति के द्वारा जारी करवा दिया जाए बिना संसद से पारित कराए। तो इसने भी क्या करा, अग्नि अध्यादेश जारी करा। अग्नि अध्यादेश क्यों, अग्नि इसलिए भाई कल मतलब 27 फरवरी को क्या हुआ था, अग्निकांड हुआ था ना, तो उसके कारण एक ऑर्डिनेंस, बहुत जल्दी ऑर्डिनेंस अध्यादेश पास कराया गया। तो अग्नि अध्यादेश या फायर डिक्री जिसे कहा गया, और उसके तहत क्या करा गया, अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो जिसको जो कुछ बोलना है वो बोल सकता है, अपने विचार, अपनी बात रख सकता है। इस अभिव्यक्ति की आजादी को बंद, बोले आज से कोई फालतू की बातें नहीं करेगा। प्रेस एवं सभा करने की आजादी, प्रेस भाई, प्रेस मतलब जो मीडिया अपनी कुछ भी खबर छाप देती है, जो करना होता है वो करती है, उस पर बैन लगा दिया गया। सभा करने की, आप मीटिंग्स कर सकते हो, मीटिंग्स भी आप नहीं कर सकते हो। और ऐसे जितने भी जो नागरिक अधिकार थे, ये किसमें, जो वाइमर संविधान ने दिए थे, वाइमर संविधान ने ये जो अधिकार दिए थे, इन सभी अधिकारों को क्या कर दिया गया, हिटलर के द्वारा हटा दिया गया। और अगर पूछा जाए कौन से अध्यादेश से हटाया गया, तो अग्नि अध्यादेश या फायर डिक्री के द्वारा हटाया गया। कब हटाया गया, 28 फरवरी 1933। अब याद कैसे रखोगे तारीख, देखो 30 जनवरी को 1933 का ही टाइम चल रहा है। 30 जनवरी को शपथ लेता है, 27 फरवरी को आग लगती है, और 28 फरवरी को अग्नि अध्यादेश लेकर के आ जाता है। और ये जितने भी अधिकार है, ये हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, ये जितने भी अधिकार थे, इसमें वाइमर गणराज्य ने इसको बहुत महत्वता दी थी, पर हिटलर ने क्या कर दिया, इन सबको हटा दिया। और पूछा गया, बोला आप ऐसा क्यों करते हैं, तो बोले ये जो आग लग गई, जर्मन की संसद में आग लग गई, कितना बड़ा अपमान की बात है, जर्मन की संसद में आग लगना, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये जो जितनी भी फालतू की आजादी है सारी की सारी बंद कर दो। मैंने कहा ना, वो वक्ता तो अच्छा ही था, ठीक है, बहुत अच्छी स्पीच देता था, तो लोगों को अपनी तरफ जल्दी अट्रैक्ट कर लेता था। अब आते हैं कम्युनिस्टों का बरप्रदमन। जो अग्निकांड हुआ उसके पीछे किसका हाथ था, हिटलर के अनुसार कम्युनिस्टों का, साम्यवादी जो लोग थे उनका हाथ था। तो अब उनका क्या करेगा, दमन करेगा, उनको मारेगा, पीटेगा और बहुत बुरी स्थिति करेगा। इसके बाद हिटलर ने अपने कट्टर शत्रु कम्युनिस्टों पर निशाना साधा। तो सबसे पहले तो क्या करा कि उसने जितने भी अधिकार थे ना, वो सारे के सारे अधिकार बंद कर दिए, और उस अध्यादेश के तहत अनिश्चित काल के लिए, पता नहीं कब तक, जब तक क्या है ये सारे के सारे अधिकार बैन है। तो अब क्या होगा, जैसे ही ये किसी पे अत्याचार करेगा, कौन, हिटलर, अब अगर मान लीजिए वो अधिकार नहीं हटाता और किसी पे अत्याचार होता, वो कहता देखो मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मेरे अधिकारों का क्या हुआ, हनन हुआ। तो उसने बोला अधिकार ही नहीं बेटा, है कौन से अधिकारों का हनन हो रहा है, कौन से अधिकार तेरे नहीं दिए मैंने, अधिकार ही नहीं है तुम्हारे पास, जाओ बिगाड़ लो, क्या बिगाड़ लो। तो सबसे पहले तो उसने अधिकारों को हटाया, और उसके बाद फिर कम्युनिस्टों पर, जो उसके सबसे कट्टर दुश्मन है, उन पर निशाना साधना शुरू करा। ज्यादातर कम्युनिस्टों को रातों रात कंसंट्रेशन कैंपों में बंद कर दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप क्या होते हैं, ये देखिए एक ऐसी जगह है जहां पे क्या है कि किसी को भी बिना बताए, उस पर बिना किसी प्रकार का कोई मुकदमा चलाए, या बिना उस पर किसी प्रकार की कोई जुडिशियल कार्यवाही करे हुए, ठीक है, न्यायिक जो कार्यवाही करे बिना ही उसको क्या है, कंसंट्रेशन कैंपों में डाल दिया जाता है। और वो कंसंट्रेशन कैंप क्या है, बिजली के तारों से कवर होते हैं, तो उन पे क्या बाहर भी नहीं जा सकते। तो वहां पे क्या ज्यादातर कम्युनिस्टों को डाल दिया जाता है। लगभग 5 लाख की आबादी वाले
ड्यूसलडॉर्फ शहर, यह शहर का नाम है ड्यूसलडॉर्फ शहर में गिरफ्तार किए गए। 5 लाख की आबादी वाला जो शहर है वहां पे गिरफ्तार किए गए लोगों को। बची कुछ 6808 फाइलों में से 1440 सिर्फ कम्युनिस्टों की थी। तो जितनी वहां पे फाइलें थी ना उसमें से 1440 क्या थी, कम्युनिस्टों की थी। तो बोलो खत्म करो ना, मामला ही खत्म करो कम्युनिस्टों का। और ये जैसे मैंने आपको तस्वीर दिखाई कॉन्सेंट्रेशन कैंपों की कि वहां पे किस प्रकार से इनको रखा जाता था या उनके यातना या अत्याचार उन पर किया जा रहा है। फिर नाथी शासन ने कुल 52 किस्म के लोगों को अपने दमन का निशाना बनाया। सिर्फ ऐसी बात नहीं है कि ये कम्युनिस्टों के ही खिलाफ था, 52 किस्म के लोगों के 52 टाइप्स ऑफ स्पीसीज या 52 टाइप्स ऑफ कास्ट, अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, 52 अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं, जो कम्युनिस्ट होंगे, यहूदी होंगे, अपंग होंगे, विकलांग होंगे, अलग अलग प्रकार के लोगों को 52 किस्म के लोगों को क्या है वो दमन करता है, उन पर अत्याचार करता है। तो सोचिए कि किस प्रकार से हिटलर ने लोगों के साथ अत्याचार कराए। और देखिए जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हाँ, मैं मानता हूं कि हिटलर के उद्देश्य बहुत अच्छे हो सकते हैं, हिटलर जर्मनी को एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बना सकता है, बनाना चाहता होगा, पर उसने अच्छा राष्ट्र बनाने के चक्कर में जो सबसे बड़ी चीज है वो है मानवता। मुझे एक बात ये बताइए, ये राष्ट्र है किसका? राष्ट्र किससे है? लोगों से ही तो देश है ना, लोगों से तो देश है। अगर किसी जगह पे लोग ही नहीं रहेंगे तो खाली जमीन का टुकड़ा है, खाली जमीन का टुकड़ा है, कौन पूछेगा उसको? तो उसने इतने लोगों को मारा, इतना करा, उसका उद्देश्य सही हो सकता पर उसकी जो नीयत थी ना, जो उसने काम करने का, उद्देश्य को पूरा करने का जो तरीका अपना है वो गलत था, जिसके लिए उसकी आलोचना कल भी होती थी, आज भी होती थी। और जैसा उसने लोगों के साथ करा वैसा ही फाइनली खुद को भी क्या है, आत्महत्या करनी ही करनी उसको पड़ी। अब आते हैं तानाशाही वाला सिस्टम। तो देखिए लोकतंत्र का ध्वंस हो चुका है, लोकतंत्र को डिस्ट्रॉय कर चुका है, खत्म कर चुका है। फिर उसके बाद जो सबसे उसके बड़े शत्रु थे कम्युनिस्ट, उनको सफाया कर चुका है। अब धीरे धीरे वो तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। 3 मार्च 1933 प्रसिद्ध विशेषाधिकार अधिनियम इनेबलिंग एक्ट लेकर के आता है। ठीक है, अब इस अधिनियम में देखिए, अधिनियम का मतलब कानून है, एक्ट है। ठीक है, तो ये इस एक्ट में क्या होता है वो देखते हैं। जर्मनी में बाकायदा तानाशाही स्थापित कर दी गई। अब इसके तहत साफ तौर से कह दिया गया भाई आज से जो भी वायमर संविधान था वो रद्द, लोकतंत्र रद्द। आज से देश में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही होगी। और किसकी होगी? मेरी होगी। संसद को हाशिए पे धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्रदान कर दिया। अब देखिए संसद को हाशिए, हाशिए का मतलब वो वाली हाशिए नहीं, हा 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 हा, वो वाला हाशिए नहीं। हाशिए का मतलब होता है बिल्कुल कोने पे, बिल्कुल बैक साइड कर देना, बिल्कुल पीछे कर देना, उसको बिल्कुल हटाई देना। बोले कोई संसद नहीं है, सबसे पावरफुल कौन हूं मैं हूं। तो संसद को बिल्कुल पीछे धकेल दिया, उसकी सारी शक्तियां खत्म कर दी। और अध्यादेशों के जरिए सिर्फ और सिर्फ मैं अध्यादेश पास करूंगा, और वो अध्यादेश पास करते ही मान लेना कानून बन गया। ये संसद से मैं पास नहीं करूंगा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये सब अध्यादेशों को ऐसे काम कर करके उसने निरंकुश अधिकार प्राप्त कर लिए। निरंकुश का मतलब जिसपे अंकुश, कंट्रोल ना हो, किसी का कंट्रोल नहीं था, उसके अनुसार ही काम होगा। तो निरंकुश अधिकार उसने प्राप्त कर लिए। सभी राजनीतिक पार्टियों और ट्रेड यूनियन पे पाबंदी लगा दी। तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी और जितनी भी ट्रेड यूनियन है जो मजदूरों के लिए आवाज उठाती, उन सब पे क्या कर दिया, पाबंदी लगा दी गई। सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को छोड़ा गया, वो थी नाथसी पार्टी। नाथसी पार्टी को छोड़ा गया, और या नाथसी पार्टी से जुड़ा हुआ कोई भी संगठन है उसको छोड़ा गया, बाकी सबको क्या पाबंदी लगा दी गई। अर्थव्यवस्था, मीडिया, सेना और न्यायपालिका पर राज्य का पूरा नियंत्रण स्थापित हो गया। राज्य का मतलब क्या है, सरकार का। और सरकार किसकी है, हिटलर की। सरकार किसकी है, हिटलर की। तो पूरी रूप से अर्थव्यवस्था पे, पूरी इकोनॉमी पे किसका कंट्रोल होगा, हिटलर का। मीडिया पे किसका होगा, हिटलर का। सेना पे, न्यायपालिका पे, सब पे किसका कंट्रोल है, हिटलर। मतलब पूरे देश में वन मैन आर्मी है, जो हिटलर ने बोल दिया वो करेंगे। ना संसद है, ना न्यायपालिका है, कुछ भी नहीं है। तो अब लोगों को पता चल रहा है धीरे धीरे, अरे यार इससे बढ़िया तो वाइमर गणराज्य था। हमें इतनी बोलने की, हम उनको कम से कम उनको नवंबर के अपराधी कहकर चिढ़ा तो रहे थे, ये तो वो भी नहीं बोलने देगा, कुछ भी नहीं बोलने देगा। तो बहुत बुरी स्थिति लोगों की हो जाएगी। विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते। अब देखिए, जब आपने एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी है जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपने खुद को सुप्रीम बना करके रख दिया है, तो अब आप ये भी देखेंगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। लोग कहीं चाय की दुकान पे खड़े होकर के मेरी बुराई तो नहीं कर रहे हैं, हाँ मेरे खिलाफ तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए भी इसने पुलिस बनाई, उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए। देखो तो कोई भी हिटलर की बुराई नहीं करेगा, हिटलर बढ़िया है, हिटलर ही क्या है, मसीहा है। तो विशेष निगरानी और सुरक्षा दस्ते, पहले से मौजूद हरी वर्दीधारी पुलिस और स्टॉर्म ट्रूप्स एसए के अलावा, देखिए पहले कौन कौन सी थी, हरी वर्दीधारी पुलिस थी और स्टॉर्म ट्रूप्स थे, एसए थे। ठीक है,
उसके अलावा क्या बनाया गया, गेस्तापो, गुप्तचर राज्य पुलिस बनाएगी। गुप्तचर राज्य पुलिस, राज्य मतलब सरकार, सरकार की क्या है, गुप्तचर, गुप्त जो होगा गुप्त में रहेगी, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ जो खबरों से गुप्त में। आपने कभी क्राइम पेट्रोल देखा हो, ठीक है, क्राइम पेट्रोल देखा हो या सावधान इंडिया देखा हो, आपने देखा है पुलिस वालों के वो रहते हैं खबरी, हाँ देखा हुआ। और मैंने बहुत देखा है, मैंने बहुत देखा ना, लॉकडाउन में मैंने यही काम करा है, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये देखे। तो पुलिस वालों के नहीं होते हर एरिया पे खबरी छोड़ करके रखते हैं, तो हमें खबर दे देना। तो वो क्या, कोई भी मामला होता है और उस खबर उस एरिया की कोई मिलती है, और खबरी कैसा है, बढ़िया सर, तो सुन देख वो है ना उधर उधर ये एक मामला हुआ, हाँ हाँ सब सुना है, तो किसका हाथ लगता है तुझे, बोले सर अभी करता हूँ सर, खबर लेता हूँ। वो फिर घूमता घूमता ऐसे पागलों की तरह रहेगा, थोड़ी देर वहां पे से खड़ा होगा, देखिएगा कभी एक क्राइम पेट्रोल का शो तो जरूर देखेगा। तो ऐसे क्या है, खबरी से छोड़ दिया, गुप्तचर, गुप्त पुलिस बना दी उन्होंने। ऐसे अपराध नियंत्रण पुलिस, एक पुलिस जो अपराध पर नियंत्रण करेगी, जितने भी क्राइम होंगे उनको कंट्रोल करेगी। और सुरक्षा सेवा, एमडी का भी गठन करा गया है। तो इसने 3 पुलिसें बनाई, एक गुप्तचर राज्य पुलिस है, एक अपराध को नियंत्रण करने के लिए और एक सुरक्षा सेवा देने के लिए। बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार, ये जितनी भी पुलिस है इन सबको बेहिसाब असंवैधानिक अधिकार, संविधान तो था ही नहीं, तो बेहिसाब अधिकार दिए गए, बोले तुम जैसा करना तुम वैसा करो, तुम्हें कोई मना करने वाला नहीं है। नाथसी राज्य को एक खूंखार आपराधिक राज्य की छवि मिल चुकी थी। तो अब क्या हुआ, जो नाथसी राज्य है भाई, इतना आपने इतनी तो पुलिसें बना दी और उनको असंवैधानिक अधिकार इतने दे दिए, आपको जिसको पकड़ना आप उसको पकड़ो, जिसको कंस्ट्रक्शन कैंप में डालना कंस्ट्रक्शन कैंप में डाल दो, जिसको जैसे मारना है वैसा करो, कुछ भी करो, हमारी तरफ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब इससे क्या, डर वाला माहौल पूरी दुनिया में बन गया। और नाथसी राज्य, जो जर्मनी का नाथसी जो रूल कर रहे हैं वो वाला एरिया अब हो चुका है, वो एक खूंखार छवि वाला, खूंखार है, डरावना वो एरिया बन चुका है। ये बर्लिन में गेस्तापो जो पुलिस थी उसका हेडक्वार्टर दिखाया गया कि बर्लिन में उनका हेडक्वार्टर उनका बढ़िया बना रखा है। गेस्तापो के यंत्रणा गृहों में किसी को भी बंद किया जा सकता था, ठीक है ना, यातना गृह होगा बेटा, यातना, ठीक है। तो यातना देने वाले, यातना मतलब उनको दुख देने वाले, कष्ट, संकट, अत्याचार जहां पे दिया जाएगा। देखिए पुलिस भी क्या करती है, किसी को पकड़ती है और जेल में लेकर के जाती है, क्योंकि वहां पर ही तो ले जाकर के 2-3 डंडे लगा सकती है। तो वो पुलिस का जो जेल है वो यातना गृह है भाई, वहां पर आपको यातना दी जाएगी, आपको वहां पर कष्ट दिया जाएगा। तो वो जो कष्ट, यातना वाली जो जगह थी गेस्तापो पुलिस की, वहां पर वो किसी को भी कभी भी बंद कर सकते थे। ये नए दस्ते किसी को भी यातना घरों में भेज सकते थे, मतलब यातना घरों इनमें कभी भी भेजा जा सकता था। किसी को बिना कानूनी कार्रवाई के देश से भी निकाला जा सकता था। इन्होंने बोल दिया कि इसको देश से निकाला जा, निकाल दो, बाहर फेंक दो, ठीक है, कोई चिंता वाली बात नहीं। देश से निकाल दिया जा सकता था या गिरफ्तार भी किया जा सकता था, जब चाहते जब भी गिरफ्तार कर सकते थे। दंड की आशंका से मुक्त पुलिस बोलो ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया। तो दंड की आशंका से क्या है, जो मुक्त पुलिस है बोलो ने निरंकुश और निरपेक्ष शासन का अधिकार प्राप्त कर लिया। मतलब अब इन पुलिस पे क्या है, कोई अंकुश नहीं है, किसी का कंट्रोल नहीं है। हिटलर जैसा बोलता है वैसा कर रही है और अपने अनुसार, मतलब हिटलर ने बोला तुम्हें जो करना है वो करो, मेरे बस जो आदेश है, मेरी जो गाइडलाइंस उनको फॉलो करते रहना, बाकी तुम्हें कोई कुछ नहीं है, तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि कुछ है तो नहीं, न्यायपालिका नहीं है, सब अपना ही अपना, चिंता मत कर, तेरा भाई सरकार में बैठा हुआ है। ऐसा हिटलर इनको बोला करता था, मैं नहीं। तो यहां तक तो क्या है, ये हिटलर का उदय हो चुका था। और हिटलर ने किस प्रकार से लोगों पे क्या है अत्याचार करे वो भी हम लोगों ने देख ली। अब देखेंगे कि किस प्रकार से जो जर्मनी की स्थिति खराब हुई थी, उस जर्मनी की स्थिति का वो किस प्रकार से पूर्ण निर्माण करता है। निर्माण का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन, किसी चीज को बनाना, और पूर्ण निर्माण का मतलब फिर से बनाना। तो फिर से क्यों बनाया जा रहा, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, उसकी राजनीतिक व्यवस्था जर्मनी की खराब हो चुकी थी। तो उन्हीं के बारे में अब हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है कि किस प्रकार से जो हिटलर है वो जर्मनी के पूर्ण निर्माण की बात करता है। अब जानता है पूर्ण निर्माण की बात। हिटलर ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने अर्थशास्त्री होलमार्क शाफ्ट को सौंपी। तो अब क्या है, अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाने के लिए, मतलब अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए उसने जिम्मेदारी किसको दी, जो अर्थशास्त्री था, अर्थशास्त्र का विद्वान था, होलमार्क शाफ्ट को ये जिम्मेदारी उसने सौंप दी। तो अब होलमार्क शाफ्ट क्या है, सुझाव देता जाएगा और वैसे काम करता जाएगा। तो उसने सबसे पहले क्या करा, सरकारी पैसे से चलाए जाने वाले रोजगार संवर्धन कार्यक्रम के जरिए 100% उत्पादन और 100% रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। तो अब इसने सबसे पहले तो होलमार्क शाफ्ट ने क्या करा कि जो सरकार के पैसों से, मतलब राज्य जो सरकार कौन है, हिटलर की, उनके जो पैसों से जितने भी कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं उन कार्यक्रम से क्या करा जाए, 100% उत्पादन करा जाए। और उत्पादन 100% होगा तो रोजगार भी सबको ही मिलेगा। ओके, तो 100% रोजगार। मशहूर जर्मन सुपर हाईवे और जनता की कार
फॉक्सवैगन इस परियोजना को देन है, ठीक है। तो जो जर्मन की सबसे सुपर हाईवे है वो भी इस योजना के तहत ही बना कि सबको ज्यादा से ज्यादा रोजगार दिया जाए। और जो कार है फॉक्सवैगन वो भी क्या है, इसी योजना की देन है कि भाई ज्यादा से ज्यादा निर्माण किया जाए, क्योंकि 100% उत्पादन करेंगे तभी तो रोजगार देंगे। तो उत्पादन ज्यादा से ज्यादा करो, रोजगार ऑटोमेटिकली लोगों को मिल जाएगा। साख्त ने हिटलर को सलाह दी थी कि सेना और हथियारों पर ज्यादा पैसा खर्च ना किया जाए। तो अब यहां पे क्या है, साख्त हिटलर के लिए बेकार इंसान बन जाएगा। साख्त ने बोले देखो यार हिटलर भैया, इतना पैसा मिलिट्री पे खर्च मत करो, देश का विकास करो, ठीक है ना। देश ने तुम्हें इसीलिए बिठाया कि तुम देश का विकास करो, ये फालतू की बात है, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो इसको खत्म करो। और अगर जैसे मान लो भारत में हिटलर होता तो क्या बोलते हैं भारतीय, ठीक है ना, लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, ठीक है ना। पर उस समय तो गांधी जी का भी एरा चल रहा है, ठीक है ना। तो साख्त ने बोला भाई ये हथियारों पे पैसा ऐसा मत खर्च कर बेफालतू। ये बात हिटलर को बुरी लग गई। सरकारी बजट अभी भी घाटे में ही चल रहा है। किसने कहा, साख्त ने बात कहा कि भाई इन पे पैसा खर्च मत करो, अभी भी सरकार का जो बजट है वो घाटे में ही है। साख्त को उनके पद से हटा दिया गया। हिटलर को बिल्कुल भी, हिटलर ने ये बात बोली, देख बेटा तुझे ना अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए बोला है, तुझे मुझे ज्ञान देने के लिए नहीं बोला, मुझे ज्ञान मत दियो, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये बात, ठीक है ना। ज्ञान ही देना होता, ज्ञान ही लेना होता तो मैं न्यायपालिका, ये संसद सब रख लेता। ज्ञान नहीं बेटा, तू पद से हट जा, मैं मिलिट्री पे तो खर्चा करूंगा और जर्मनी को सुपर पावर बना करके छोड़ूंगा, ठीक है। तो साख्त को पद से हटा दिया गया। अब यहां तक तो उसकी बात हो गई अर्थव्यवस्था की, उसने किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को सुधारा। अब किस प्रकार से विदेशी पावर में, विदेशों में उसने अपनी ताकत को बढ़ाया। तो 1933 में लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ लिया। लीग ऑफ नेशन क्या है, देखिए 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चलता है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध चलता है। इस प्रथम विश्व युद्ध को खत्म होने के बाद फिर से पूरी दुनिया को सही से सुधारने के लिए, जो भी उनका नुकसान हुआ उस नुकसान को भरपाई करने के लिए, और दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध ना हो उसके लिए क्या करा गया, 1919 में लीग ऑफ नेशन नामक एक संगठन बनाया गया। लीग ऑफ नेशन एक नामक संगठन बनाया गया जिसमें सभी देश के सदस्य थे। परंतु 1933 में जर्मनी ने अपना पल्ला झाड़ लिया, बोले मैं आज से इस लीग ऑफ नेशन में नहीं हूं, मुझे किसी की गुलामी नहीं चाहिए, मैं किसी का नहीं, मैं अलग से मैं एक जर्मनी को ताकतवर राष्ट्र बना दूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। फिर 1919 में जब इसे लीग ऑफ नेशन को बना दिया गया, ये उसका लोगो था। और जब 1939 में युद्ध छिड़ गया और 45 तक वो युद्ध चला, तो बोला गया लीग ऑफ नेशन तो सही से काम ही नहीं कर पाई, लीग ऑफ नेशन तो सही से काम ही नहीं कर पाई, तो फिर तो इस लीग ऑफ नेशन को ही हटा देना चाहिए। और लीग ऑफ नेशन को हटा करके 1945 में क्या है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कर दी जाती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों करी गई है, वही उद्देश्य है कि फिर से देशों का सही से निर्माण करना और तीसरे विश्व युद्ध आने वाले समय में युद्धों को रोकना, यही यूएनओ का काम है। 1936 में रायलैंड पे दोबारा कब्जा कर लिया। तो मैंने आपको दिखाया था कि जैसे ये जर्मनी वाला भाग है और इधर वाला जो पार्ट है उस राइनलैंड पे भी क्या है, कब्जा कर लिया गया था। तो उसको वापस क्या है, इसने छीन लिया 1933 से 36। देखिए आप समझते जाइएगा, जो क्रोनोलॉजी है ना, उस क्रोनोलॉजी को समझिए। 30 जनवरी 1933 को वो चांसलर बनता है। चांसलर बनने के बाद 27 फरवरी को अग्निकांड होता है। 28 फरवरी को वो फायर डिक्री, अग्नि अध्यादेश जारी करता है। और उसके बाद 3 मार्च को तानाशाही वाला इनेबलिंग एक्ट जारी कर देता है। 3 मार्च 1933, ये 1933 में चल रहा है, सब कुछ 1933 में चल रहा है। उसके बाद 1933 में उसने लीग ऑफ नेशन से पल्ला झाड़ दिया। मतलब 1933 में इतने बड़े बड़े काम उसने कर दिए, ठीक है। और फिर 36 में राइनलैंड वाले इलाके पर भी दोबारा कब्जा कर लिया। 1938 में एक जन एक साम्राज्य एक नेता के नारे की आड़ में ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। तो अब क्या है, फिर सारी जगह एक ही नारा लगा, एक जन एक साम्राज्य। एक जन मतलब सारी जनता एक होनी चाहिए और उनका साम्राज्य भी एक होना चाहिए और उनका सबका क्या है, नेता भी एक होना चाहिए। तो इसकी आड़ में क्या है, ऑस्ट्रिया को जर्मनी में मिला लिया गया। बोले ऑस्ट्रिया जर्मनी अलग अलग थोड़ी, एक ही है, मिला लो, खेल ही खत्म करो। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के कब्जे वाले जर्मन भाषी सुडेटलैंड प्रांत पर कब्जा किया और फिर पूरे चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया। तो उसने क्या करा, सबसे पहले चेकोस्लोवाकिया में आपको दिखा देता हूं, ये रहा चेकोस्लोवाकिया। ये भी फिर बाद में 2 भागों में बटेगा, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया। ये एक अलग मुद्दा है, अपन इस पर चर्चा नहीं करेंगे। तो चेकोस्लोवाकिया में जो सुडेटलैंड वाला एरिया था, प्रांत का मतलब राज्य, तो सुडेटलैंड वाला राज्य था जहां पे जर्मन भाषी, जर्मन बोलने वाले लोग रहते थे, उसको सबसे पहले अपने कब्जे में लिया। और उसके बाद उसने क्या करा, चेकोस्लोवाकिया को ही हड़प लिया।
उसे इंग्लैंड का भी खामोशी समर्थन मिल रहा था। ये पूरे मामले में उसको इंग्लैंड खामोशी से चुपचाप समर्थन दे रहा है, पीछे से पीठ पीछे समर्थन कर रहा है। क्यों कर रहा है? इंग्लैंड क्यों समर्थन कर रहा है? ये तो मामला समझ में नहीं आया। इंग्लैंड की नजर में वर्साई की संधि के नाम पर जर्मनी के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई थी, तो इंग्लैंड को लगता था बोले यार देखो नाइंसाफी तो करी है। इंग्लैंड बोल रहा नाइंसाफी तो हुई है जर्मनी के साथ, पर मतलब मुझे कभी बार जीवन में समझ में नहीं आता। ये मतलब ऐसी ही स्थिति है जीवन में जैसे आज लोग ज्ञान नहीं देते हैं। आज जैसे कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं जिनसे मतलब दुनिया में 10वीं वो 2 बार रो करके पास करें, पर आज बैठ करके ऐसे बड़े बड़े ज्ञान देते रहे, देख ऐसे कर, अगर तू सक्सेसफुल बनना चाहता है ऐसे कर बेटा, ऐसे ऐसे ही तो आगे बढ़ सकता है। ऐसे लोग ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। तो वही बात क्या है यहाँ पर है, जो इंग्लैंड भारत पे शोषण कर रहा है, हाँ, जो इंग्लैंड भारत के साथ अत्याचार कर रहा है, वो यहाँ पे ज्ञान दे रहा है कि देखो है ना जर्मनी के साथ अच्छा नहीं हुआ। अच्छा बेटा अच्छा, बड़े होशियार हो तुम तो। वह राष्ट्रीय सीमाओं का विस्तार करते हुए ज्यादा ज्यादा संसाधन इकट्ठा करना चाहता था। कौन? हिटलर। कि भाई ज्यादा ज्यादा जो सीमा है वो जर्मनी के अधीन हो और उसमें क्या हो, ज्यादा ज्यादा संसाधन हमारे अधीन आ जाए। सितंबर 1940 में उसने क्या कर दिया, पोलैंड पर हमला कर दिया। तो अब आ जाइए मानचित्र पर। आप कभी भी यूरोप का मानचित्र देखिएगा, ये रहा पोलैंड, ये मैंने अभी आपको दिखाया था चेकोस्लोवाकिया, ठीक है, तो चेक गणराज्य और स्लोवेकिया। ये वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है जर्मनी का, ठीक है। इधर फ्रांस है ही, ओके, इधर नीदरलैंड, बेल्जियम, ये स्पेन, पुर्तगाल आप छोड़ दीजिए, ये बेलारूस, ये यूक्रेन, ये क्रीमिया वाला एरिया है, इधर रशिया आ जाएगा और फिर इधर कजाकिस्तान और काजाकिस्तान जो सारे हैं वो आ जाएंगे। ओके, तो अब उसने सितंबर 1940 में कहा पोलैंड पर हमला करा। दोनों बिल्कुल पड़ोसी देश है, जर्मनी और पोलैंड। तो उसने क्या कर दिया है, पोलैंड पर हमला कर दिया। इसकी वजह से फ्रांस और इंग्लैंड के साथ भी उसका युद्ध शुरू हो गया। तो इंग्लैंड ने चुपचाप समर्थन दिया था, पर अब इंग्लैंड को पोलैंड का जो युद्ध हुआ, पोलैंड पे जो लड़ाई हुई वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ये रहा इंग्लैंड, ओके, ये रहा इंग्लैंड। इंग्लैंड की एक बात बहुत विशेष करके ध्यान दीजिएगा, फ्रांस वालों ने भी हम पे राज करा, पर इंग्लैंड वालों की जो नेवी थी ना वो बहुत पावरफुल थी, बहुत गजब की नेवी थी उन लोगों की। इसलिए क्या है वो कभी जीत नहीं पाए फ्रांस वाले उनसे। तो इंग्लैंड और फ्रांस ने भी क्या है उसका युद्ध शुरू कर दिया। सितंबर 1940 में जर्मनी ने इटली और जापान के साथ एक त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर करी है। करा किसके साथ करा है? जर्मनी ने। देखिए, तो जर्मनी, इटली और जापान, इन तीनों ने मिलकर के त्रिपक्षीय, पक्ष का मतलब होता है सपोर्ट, फेवर, और त्रि मतलब तीन, तो 3 पक्ष मिल गए ना, जर्मनी मिला, इटली मिला और जापान मिला। ये तीनों पक्ष मिलकर के क्या है, एक संधि, एक एग्रीमेंट कर लेते। कब करते हैं? 1940 में। सितंबर 1939 में पोलैंड पर हमला करा और सितंबर 1940 में ही क्या कर लेता है, ये उनके साथ त्रिपक्षीय संधि कर लेता है। अब अंतरराष्ट्रीय समुदाय में हिटलर का दावा और मजबूत हो गया। अब दिन पर दिन जैसे जैसे वो चेकोस्लोवाकिया को जीतता है और ज्यादा युद्ध जीतता है और अब त्रिपक्षीय संधि भी कर चुका, तो उसका जो दुनिया में जो उसका दावा है ना वो बहुत मजबूत हो चुका था। यूरोप के ज्यादातर देशों में नाज़ी जर्मनी का समर्थन करने वाली कठपुतली सरकारें बिठा दी गई। अब क्या है, ज्यादातर जगह उसका दबदबा हो गया, ज्यादातर सरकारों से उसकी बातचीत हो गई। तो ऐसी सरकारें बिठाई गई जो नाज़ी जर्मनी को सपोर्ट करें, ऐसी सरकारें बिठाई गई जो नाज़ी जर्मनी को सपोर्ट करेंगे। ये त्रिपक्षीय संधि जब हुई थी, मैंने उसकी एक तस्वीर दिखाई है, ये बैठे हैं हिटलर ये बैठे हैं हिटलर। 1940 के अंत में हिटलर अपनी ताकत के शिखर पे था, बिल्कुल टॉप लेवल पे हिटलर पहुंच चुका था। अब हिटलर ने अपना सारा ध्यान पूर्वी यूरोप को जीतने के दीर्घकालिक सपने पर केंद्रित कर दिया और उसका एक बहुत बड़ा सपना था कि मैं पूरे यूरोप और पूर्वी यूरोप, ये यूरोप है और इसका इधर वाला जो भाग है, इस वाले भाग को मैं जीतूं। वह जर्मन जनता के लिए संसाधन और रहने की जगह का इंतजाम करना चाहता था। तो मैंने कहा कि वो ज्यादा से ज्यादा सीमाओं को अपने अधीन लेना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा संसाधन चाहता है। क्यों? क्योंकि जर्मन की जो जनता है उसको ज्यादा से ज्यादा मिल सके। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर हमला कर दिया। ओके, किस पर हमला करा है? सोवियत संघ पर हमला करा। अभी मैंने आपको दिखाया था ना रशिया वाला भाग, तो रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये सब क्या है, सोवियत संघ का ही भाग है। हम लोग पढ़ करके आ चुके हैं, 1922 में सोवियत संघ बन चुका था। ये 1941 की बात कर रहा है। सोवियत संघ पर हमला कर दिया और ये इसकी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी है जो सोवियत संघ पर इसने हमला कराना, बस ये इसकी सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी ऐतिहासिक बेवकूफ़ी इसने कर दी। जर्मन पश्चिमी मोर्चा ब्रिटिश वायु सैनिकों के बमबारी की चपेट में आ गया, जबकि पूर्वी मोर्चे में सोवियत सेना जर्मनों को नाको चने चबा रही थी। तो अब क्या हुआ कि जर्मन पश्चिमी मोर्चे पे देखो भाई, यहाँ पे जर्मन है, ओके, और मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको इंग्लैंड है, ओके, इस वाले मानचित्र में नहीं है इसलिए यहाँ पे इंग्लैंड दिखाया था। तो अब इस पे ब्रिटिश वायु सैनिक जो हवा से उठ करके जो वायु सैनिक आते हैं उनकी बमबारी जर्मनी से कर रहा है। तो पश्चिमी मोर्चा तो भाई ये वेस्ट पश्चिम और ये ईस्ट पूर्व, और इधर जर्मनी, पोलैंड के बाद यूक्रेन, बेलारूस। तो यूक्रेन, बेलारूस तो उस समय उसी का भाग था, सोवियत संघ का। तो एक पोलैंड वाला भाग बीच में छोड़ दीजिए, और इस तरफ से
इस तरफ से कौन बमबारी कर रहा है? सोवियत संघ कर रहा है। तो दोनों से क्या है, जर्मनी बीच में फंस चुका है। सोवियत लाल सेना ने स्टालिनग्राद में जर्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो सोवियत की जो लाल सेना थी, ठीक है, अब उनकी भी लाल, इनकी भी लाल ठीक है, उनकी भी लाल सेना स्वास्तिक चिन्ह के साथ, और इनकी लाल सेना थी जो कि कम्युनिस्ट जो चिन्ह था उनके साथ, और इनकी तो वैसे भी नहीं बनती थी। जर्मनी के साथ कैसे बनेगी सोवियत संघ वालों की? ये तो साम्यवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, तो इनकी तो बननी नहीं है। तो अब हुआ क्या, स्टालिनग्राद में आपको जगह दिखा देता हूं। ये रही स्टालिनग्राद, ये रही स्टालिनग्राद, ओके। और ये अपनी जो अपन पढ़ कर आए थे पेट्रोग्राद, जिसको आज लेनिनग्राद के नाम से जाना जाता है, वो पेट्रोग्राद, और ये स्टालिनग्राद। तो स्टालिनग्राद में घुटने टिका ही दिए जर्मनी की सेना के। सोवियत लाल सैनिकों ने पीछे हटते जर्मन सिपाहियों का आखिर तक पीछा किया और अंत में वे बर्लिन के बीचों बीच जा पहुंचे। तो अब क्या है, जो सोवियत के लाल सैनिक है उन्होंने क्या है, जर्मन सिपाहियों का पीछा करा और बिल्कुल बर्लिन, जो वहां की जर्मनी की राजधानी, वहां जाकर खड़े हो गए, बीचों बीच पहुंच गए। इस घटनाक्रम ने अगली आधी सदी के लिए समूचे पूर्वी यूरोप पर सोवियत वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो अब आने वाले काफी समय तक क्या कर दिया कि ये जो पूरा पूर्वी यूरोप है, यही तो हम देखते हैं कि उसने सोवियत संघ ज्यादा देशों को जोड़ने की कोशिश करी, और शीत युद्ध वाला दौर भी विश्व युद्ध द्वितीय के बाद शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ का वर्चस्व रहता है। अमेरिका इस युद्ध में फंसने से लगातार बचता रहा। अमेरिका सोचा नहीं भाई, नहीं मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं, अपन को नहीं लड़ना। जैसे नहीं, मतलब लोगों को कभी कहते हैं आए डांस कर रहे हैं, नहीं मुझे कहा था, मुझे नहीं मैं नहीं करूंगा। तो वो वाली सी बात है, अमेरिका को बोला आओ युद्ध, अरे नहीं अपन तो नहीं लड़ेंगे। तो लेकिन वह लंबे समय तक युद्ध से दूर भी नहीं रह सकता था, ठीक है। अब ये वो वाली स्थिति है जिन लोगों को बुलाया जाता है ना कि आओ डांस करो, नहीं मैं नहीं करूँगा, पर उसका मन तो बहुत है यार करना तो है, एक बार और तो वाली स्थितियां में। तो अमेरिका क्या है, अमेरिका युद्ध में फंसना नहीं चाहता था, पर लंबे समय तक दूर रह भी कैसे सकता था। पूर्व में जापान की ताकत फैलती जा रही, पूर्व जो पूर्व है, ठीक है, वहां पे क्या है, जापान की ताकत फैलती ही जा रही थी। उसने फ्रेंच इंडो चाइना पर कब्जा कर लिया और प्रशांत महासागर में अमेरिकी नौसैनिक ठिकानों पर हमले की पूरी योजना बना ली थी। देखिए इंडो चाइना क्या है, इंडो चाइना आप बिहार बोर्ड वाले क्लास 10 में पढ़ते हैं, क्या है ये आप देश देखेंगे ना, कंबोडिया, लाओस, ये वाले जो देश है ना, ये जो दोनों तीनों देश है, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये देश को इंडो चाइना कहा जाता है। इंडो चाइना का मतलब कभी भी इंडिया या चाइना नहीं है। इंडो चाइना क्या है, लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इंडिया और चाइना की संस्कृति का प्रभाव रहा है, इसलिए इनको इंडो चाइना वाला एरिया कहा जाता है। तो जापान ने इन पे कंट्रोल कर लिया। प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशियन है उस पर भी क्या है, अमेरिकी जो नौसैनिक ठिकाने हैं, नौसैनिक मतलब जो नेवी के ठिकाने हैं, उन पे हमला करने की पूरी योजना किसने बना ली? जापान ने बना ली। और जापान किसका साथ दे रहा है? जर्मनी का, क्योंकि जर्मनी, इटली, जापान ने त्रिपक्षीय संधि करी है। जब जापान ने हिटलर को समर्थन दिया और पर्ल हार्बर पर अमेरिकी ठिकानों को बमबारी का निशाना बनाया, तो अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ा। तो जब पर्ल हार्बर किसकी जगह है? अमेरिका की जगह। और वहां पर किसने बम फेंका है? जापान ने बम फेंका। अब एक चीज आप और देखिएगा, जब आप विश्व का मानचित्र देखेंगे तो ये वाला जो इलाका है ना, यहाँ पर आपको जापान देखने को मिलेगा, ठीक है, और इस कोने पर आपको अमेरिका देखने को मिलेगा। ये ऊपर वाला इलाका अमेरिका का, फिर बीच में कनाडा, और फिर नीचे वाला अमेरिका, और फिर मॉस्को आ जाता है, मैक्सिको आ जाता है। ओके, तो इसको हम ऐसा समझते हैं, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है ये जापान का है, और इधर वाला जो हिस्सा है किसका है? अमेरिका का है। अब ये दोनों क्या हो रहा है, ये जो दोनों है ये भी फ्लैट है, पर हमारी पृथ्वी तो गोल है, हम आज से हमेशा से पढ़ते हुए हैं। तो मैं इसको जब ऐसे फोल्ड कर करके देखता हूँ ना, मैं इसको फोल्ड कर करके देखूंगा तो क्या होगा भाई, इधर वाला हिस्सा अमेरिका का था, अमेरिका और जापान दोनों कहीं ना कहीं ये दोनों देश क्या है, पास पास में आ जाएंगे। तो जापान ने क्या है, जो अमेरिका की जगह पर्ल हार्बर, उस पर बमबारी करने की पूरी योजना बना ली थी और करी भी है। यह युद्ध मई 1945 में हिटलर की पराजय और जापान की हिरोशिमा शहर पर अमेरिका परमाणु बम गिराने के साथ हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी 8 अगस्त 1945 को गिराया जाता है, और हिटलर 30 अप्रैल 1945 को जब आत्महत्या कर लेता है, उसके साथ ये युद्ध खत्म हो जाता है। कौन सा? द्वितीय विश्व युद्ध। ओके, और इसी के साथ जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, हम बहुत खुश हुए, और जैसे ही आज हमारा लेक्चर खत्म हुआ, वो भी हम लोग बहुत खुश है। अब अगला टॉपिक हमारा रहेगा नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण, वो कैसे विश्व देखना चाहते हैं, उनमें क्या क्या उनमें करते हैं, क्या क्या अब अगले जो अत्याचार है वो क्या करेंगे, वो जानेंगे। पर आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज आपको कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको हाई स्टोरी में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा वो भी बताएं, सामाजिक विज्ञान इंटरेस्टिंग बन रहा है या नहीं बन रहा है वो बताएं, और कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।